नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम मॉडल पेपर नंबर 16 का अभ्यास करेंगे। तो देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला हो जाएगा अपना। प्रश्न नंबर पहला क्या है? निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र वागड़ के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा बनास का मैदान, बी हाड़ौती का पठार, सी चंबल बेसिन या डी मध्य माई का बेसिन। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे वागड़ के नाम से जाना जाता है? कौन सा हो जाएगा क्षेत्र? तो ये अपना क्षेत्र हो जाएगा मध्य माही का बेसिन। कौन सा? मध्य माही का बेसिन। जो माही नदी है, माही नदी के आसपास का क्षेत्र, उसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। इसी मध्य माही बेसिन को एक और नाम से जाना जाता है छप्पन का मैदान। कौन सा दोस्तों? छप्पन का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। छप्पन का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों इसमें एक प्रश्न यहां से एक और बनता है, अगर जिले पूछे कौन कौन से जिले इसमें सम्मिलित है, माही बेसिन में कौन कौन से जिले सम्मिलित है, तो इसमें आ जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का उत्तरी भाग और सलूम्बर जिला हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? सलूम्बर जिला हो जाएगा। राइट। एक प्रश्न यहां से पूछता है दोस्तों, इस जगह ध्यान रखना, जब आपको ये छप्पन का मैदान दे रखा है, छप्पन का मैदान, तो एक प्रश्न और पूछा, छप्पन की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? प्रश्न पूछ सकते हैं, छप्पन की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? छप्पन की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? छप्पन की पहाड़ियां बालोतरा जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? बालोतरा जिले में स्थित है। पूर्व में ये बाड़मेर में थी, लेकिन अभी नाकोड़ा बालोतरा में स्थित है। तो वागड़ किस नाम से जाना जाता है? मध्य माही के बेसिन के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य माही का बेसिन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर दो क्या है? प्रश्न नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? चार आपको नस्ल दे रखी है, उसमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? नाली, पुंगल, बागड़ी या गिर। कौन सी नस्ल जो भेड़ की नस्ल नहीं है? तो दोस्तों ये नाली, पुंगल और बागड़ी, ये तो तीनों बेस की नस्ल है। लेकिन ये जो गिर नस्ल है, कौन सी? गिर, ये अपने गाय से संबंधित नस्ल है। कौन सी नस्ल है? गाय से संबंधित नस्ल है। दोस्तों अगर इस भेड़ की नस्ल की, कौन सी? भेड़ की नस्ल ना, भेड़, ये भेड़ हो जाएगा ना। कौन सी नस्ल हो जाएगी? भेड़। अगर दोस्तों मैं भेड़ की नस्ल की ट्रिक बताऊं, दोस्तों आज आपको, आप कभी भी भेड़ की नस्ल से संबंधित जितनी भी नस्ल है आप कभी भी नहीं भूलोगे। मैं आपको बताता हूँ भेड़ की नस्ल। इसकी शॉर्ट ट्रिक दोस्तों याद रखना, क्या हो जाएगी? मामा, क्या इस जगह में लिख लेता हूं आपके, एक बार से मैं क्लियर कर लेता हूं। सही आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर तो गिर हो जाएगा। मैं बताता हूं आपको भेड़ की नस्ल की शॉर्ट ट्रिक। तो अपन ट्रिक देखते हैं इसकी, क्या हो जाएगी? शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी मामा, कौन सा हो जाएगा? मामा जैसलमेर में सोना है। मामा जैसलमेर बाग में सोना है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मामा जैसलमेर बाग में सोना है, साथ ही पुंगल खेरी भेड़ के साथ। किसके साथ सोना है? चोकला पुंगल खेरी भेड़ के साथ। मामा जैसलमेर बाग में सोना है, चोकला पुंगल खेरी भेड़ के साथ। किसके साथ? खेरी भेड़ के साथ। प्रश्न सुनना दोस्तों, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सुनना। क्या है शॉर्ट ट्रिक? मामा जैसलमेर बाग में सोना है, चोकला पुंगल खेरी भेड़ के साथ। मामा जैसलमेर बाग में सोना है, चोकला पुंगल खेरी भेड़ के साथ। माँ से क्या हो जाएगी? माँ से हो जाएगी मारवाड़ी।
क्या हो जाएगा माँ से हो जाएगा मारवाड़ी, माँ से क्या हो जाएगा मारवाड़ी, और माँ से क्या हो जाएगा मालपुरी। एक तो माँ से करना आपको मारवाड़ी, इस माँ से क्या हो जाएगा मारवाड़ी, और एक माँ से हो जाएगा मालपुरी। माँ से मारवाड़ी, माँ से मालपुरी। जैसलमेर, जैसलमेर से जैसलमेरी भेड़, जैसलमेरी भेड़। बाग से हो जाएगा बागड़ी भेड़, बाग बाग से हो जाएगा बागड़ी भेड़, बागड़ी। और बाग से हो जाएगा बागड़ी भेड़। जबकि म से हो जाएगा मंगरा हो जाएगा, म से हो जाएगा मंगरा हो जाएगा, म से मंगरा। सोना से हो जाएगा सोनाड़ी, सोना से हो जाएगा सोनाड़ी, सोना से हो जाएगा सोनाड़ी। चोकला, चोकला, पुंगल और खेरी भेड़ की ये नस्लें हैं। किसकी नस्लें? भेड़ की नस्लें। प्रश्न को वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, भेड़ की नस्ल की शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी? भेड़ की नस्ल की शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी मामा जैसलमेर बाग में सोना है चोकला पुंगल खेरी भेड़ के साथ। मामा जैसलमेर बाग में सोना है चोकला पुंगल खेरी भेड़ के साथ। माँ से हो जाएगा मारवाड़ी, माँ से हो जाएगा मालपुरी, जैसलमेर से हो जाएगा जैसलमेरी भेड़, बाग से हो जाएगा बागड़ी भेड़, म से हो जाएगा मंगरा भेड़, सोना से हो जाएगा सोनाड़ी, चोकला पुंगल खेरी भेड़। इसी के साथ दोस्तों मैंने कल आपको गोवंश की भी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि मेव हरी की सारी माल गिरना था, मेव हरी का सारा माल गिरना था। ये गोवंश से संबंधित ट्रिक थी। अगर दोस्तों हमारा कल का वीडियो किसी दोस्त ने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप जाकर विजिट कर सकते हो। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या है? वर्टिशोल। प्रश्न नंबर 3 क्या है? वर्टिशोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? जो वर्टिशोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? उत्तर पश्चिम भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में या पूर्वी भाग में? दोस्तों वर्टिशोल मिट्टी कैसी होती है? मध्यम काली मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? मध्यम काली मिट्टी होती है, मध्यम काली मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? ये वर्टिशोल मिट्टी मध्यम काली मिट्टी होती है, जो हमें देखने को मिलती है कहां पर? दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। कौन से भाग में देखने को मिलती है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अगर दोस्तों अगर जगह पूछे कौन से क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ये अपन को देखने को मिलती है हाड़ौती के पठार क्षेत्र में देखने को मिलती है। कौन से क्षेत्र में देखने को मिलती है? हाड़ौती के पठार क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगर दोस्तों जिले पूछे कौन से जिलों में देखने को मिलती है, तो जिले आ जाएंगे अपने कोटा, बूंदी और बारा और झालावाड़ जिले में देखने को मिलती है। कौन से क्षेत्र में देखने को मिलती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यह जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी, ये वर्टिशोल मिट्टी यानी काली मिट्टी, ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगर जलवायु पूछी जाए कौन सी जलवायु में पाई जाती है, तो ये आर्द्र व अति आर्द्र प्लस अति आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। आर्द्र प्लस अति आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। प्रश्न दोस्तों यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं सुनना दोस्तों, रिपीट कर रहा हूँ प्रश्न में एक बार फिर से कि वर्टिशोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? वर्टिशोल मिट्टी जिसे हम मध्यम काली मिट्टी कहते हैं। किसे कहते हैं? मध्यम काली मिट्टी कहते हैं। यह आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन से जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है? आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर पूछे कौन से क्षेत्र में मिलते हैं, तो दक्षिण पूर्वी भाग क्षेत्र में मिलती है। पूछे अगर कौन से पठार में मिलती है, तो हाड़ौती के पठार में मिलती है। जिलों की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले हो जाएंगे। कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होती है? कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी अत्यधिक बारीक मिट्टी होती है और इसमें क्या पानी को रोकने की क्षमता अत्यधिक होती है। अधिक देर तक ये पानी को रोकने की क्षमता होती है, इसलिए कपास के लिए ये उपयुक्त मिट्टी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्वी भाग। अब प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या है? किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का उपयोग नहीं होता था? किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का उपयोग नहीं होता था? बेराट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या आर्ट सभ्यता? 4 ऑप्शन आपके सामने है। कौन सी सभ्यता है दे रखी है इसमें? कौन सी सभ्यता है जिसमें मकान व बस्तियों के निर्माण का ईंटों का उपयोग नहीं होता था? तो कौन सी हो जाएगी? अपने गणेश्वर सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी, गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है कातली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कातली नदी। कातली नदी पूर्व में सीकर जिले में आती थी, लेकिन अभी वर्तमान में कौन से जिले में आती है? नीम का थाना जिले में आती है।
कौन से जिले में आती है? नीम का थाना जिले में आती है। पूर्व में कातली नदी सीकर जिले में आती थी, लेकिन अभी वर्तमान में कौन से नीम का थाना जिले में आती है? नीम का थाना जिले में आती है। दोस्तों याद रखना, नीम का थाना जिला, नीम का थाना जिला बन चुका है, पहले तहसील थी। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ से बनता है, जो ये गणेश सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है? कौन से युग की सभ्यता है? ये काश्य युग की सभ्यता है। कौन से युग की सभ्यता है? काश्य युग के समय की सभ्यता है, काश्य युग की सभ्यता है। इसी खोज की बात करें, खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी आर.सी. अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। रतन चंद्र अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ताम्र संचयी, ताम्र संचय। जबकि ताम्रवती संचयी, ताम्रवती के नाम से किससे जाना जाता है? आर्ट सभ्यता को, आर्ट सभ्यता को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। जबकि ताम्र संचयी गणेश सभ्यता को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर तांबे के उपकरण प्राप्त हुए थे, यहाँ पर तांबे के उपकरण प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गणेश्वर सभ्यता। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या है? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना या वीर प्रसाद? क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना, वीर प्रसाद। क्या हो जाएगा? तो सही नाम हो जाएगा राम प्रसाद। दोस्तों कौन सा नाम हो जाएगा? राम प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद। जो हाथी का नाम था इसके, महाराणा प्रताप का हाथी का नाम राम प्रसाद था। जबकि घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम था चेतक। जबकि घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। जब और मर्दाना, मर्दाना किसके घोड़े का नाम था? मर्दाना किसके हाथी का नाम था? मर्दाना हाथी का नाम था मान सिंह। किसके हाथी का नाम था? मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। जबकि हवई, हवई क्या हो जाएगा? हवई, हवई किसका नाम हो जाएगा? अकबर। अकबर के हाथी का नाम क्या था? अकबर के हाथी का नाम हवई था। राम प्रसाद हो जाएगा किसके? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम हो जाएगा। चेतक उसके घोड़े का नाम हो जाएगा प्रताप जी का। मर्दाना मान सिंह जी के हाथी का नाम है और हवई अकबर के हाथी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का, राम प्रसाद। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या है? तिवारा कर, कौन सा कर? तिवारा कर वसूला जाता है। जो तिवारा कर नाम से पता पड़ा दोस्तों, तिवारा यानी त्योहार, तिवारा त्योहार से वसूला जाता है। कौन सा कर जो त्योहार में वसूला जाता है? राइट। तो औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, या दीपावली और होली जैसे पर्वों पर, या कृषि उत्पादों पर? तो कौन सा कर है? कौन सा कर है? तिवारा कर जो वसूला जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा दिवाली और होली जैसे पर्वों पर वसूला जाता था। कौन सा कर? दिवाली और होली जैसे पर्वों पर वसूला जाता था तिवारी कर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 क्या है? तारागढ़ का किला, कौन सा किला? तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला किस दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तारागढ़ का किला किस दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? औदक का, गिरी का, जल का या मैदानी का? तो कौन सा हो जाएगा? ये गिरी क्षेत्र है, यानी गिरी दुर्ग होता है ना, गिरी दुर्ग, उसका श्रेष्ठ उदाहरण है। जो तारागढ़ का किला गिरी दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब दोस्तों गिरी दुर्ग की बात की जाए, गिरी दुर्ग की बात की जाए तो गिरी दुर्ग की अगर बात की जाए तो वे पर्वत, गिरी दुर्ग यानी वे पर्वत जो एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित हो। एकांत में गिरी दुर्ग क्या होता है? एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित हो। एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित, जहां पर जल का संचय एक जल का संचय का प्रबंध हो। जल के संचय का क्या हो? जल के संचय का प्रबंध हो। जल के संचय का प्रबंध, उसे गिरी दुर्ग की श्रेणी में डाला जाता है। अन्य दुर्गों की बात करें जो गिरी दुर्ग में आते हैं, अन्य दुर्ग भी है जो दोस्तों गिरी दुर्ग में आते हैं। जैसे जहां हो जाएगा अपने, जैसे हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग जो गिरी दुर्ग में आता है। मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में है, मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में, कुंभलगढ़ राजसमंद में हो जाएगा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हो जाएगा। अचलगढ़ की बात करें, अचलगढ़ हो जाएगा सिरोही में हो जाएगा। अचलगढ़ और सिरोही में। मेहरानगढ़ दुर्ग जो अपने जोधपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। और जयगढ़ और नाहरगढ़ दुर्ग ये जयपुर में आता है। जयगढ़ और नाहरगढ़ दुर्ग ये सब दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का, ऑप्शन नंबर बी गिरी दुर्ग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ अपन बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जो पृथ्वीराज है उनके 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मेहरानगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, गोगुंदा का किला या चित्तौड़गढ़ का किला? किस किले में स्थित है?
तो कुंभलगढ़ के किले में स्थित है। किस किले में स्थित है? कुंभलगढ़ के किले में स्थित है। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? राजसमंद जिले में है। दोस्तों ये पृथ्वीराज जिन्हें उड़ता हुआ राजकुमार भी कहा जाता है, उड़ता हुआ राजकुमार भी कहा जाता है। कौन सा राजकुमार? उड़ता हुआ राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, उड़ता हुए राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। बात करें 12 खंभों की छतरी किसकी है? 12 खंभों की छतरी किसकी? 12 खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी अपने पृथ्वीराज की। जबकि महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की छतरी? 8 खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप की, जो सलूम्बर में बारडोली स्थान पर, पांडोली स्थान पर है और सलूम्बर में। जबकि 10 खंभों की छतरी किसकी हो जाएगी? मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा की छतरी कितनी हो जाएगी? 10 खंभों वाली छतरी हो जाएगी, जो जोधपुर में है। 10 खंभों वाली छतरी हो जाएगी, जो जोधपुर में। जबकि 16 खंभों की छतरी किसकी है? 16 खंभों की छतरी हो जाएगी अमर सिंह राठौड़ की। जो नागौर के रहने वाले अमर सिंह राठौड़ है, नागौर दुर्ग में स्थित है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी हो जाएगी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी हो जाएगी 16 खंभों की छतरी। और 80 खंभों की छतरी किसकी हो जाएगी? 80 खंभों की छतरी हो जाएगी मुंशी महाराणी की छतरी हो जाएगी, जो अलवर की फेमस है, मुंशी महाराणी की छतरी जो अलवर की है। जबकि 84 खंभों की छतरी शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है। 84 खंभों की छतरी शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है। कौन सी है? शिव को समर्पित हो जाएगी। इस प्रकार से और भी छतरियां हो जाएगी, जैसे 20 खंभों की छतरियां हो जाएगी जो अखिलराज सिंघवी को समर्पित है। 32 खंभों की छतरी हो जाएगी जो जोध सिंह को समर्पित है, ब्यावर। पूर्व में जो 32 खंभों की छतरी थी वो अजमेर में थी, लेकिन अभी वर्तमान में ब्यावर में। जगन्नाथ कछवार की छतरी भी 32 खंभों की छतरी है। जयसिंह की छतरी भी 32 खंभों की छतरी है। इस प्रकार से अनेक छतरियां हो जाएगी। तो दोस्तों हम इस प्रकार से इसमें 8 छतरियां जो महाराणा प्रताप की छतरी है, 10 मामा भांजा की छतरी, 10 खंभों वाली छतरी है, 16 खंभों वाली छतरी अमर सिंह राठौड़ की छतरी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी कुंभलगढ़ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं अपन। सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष का कारावास की सजा दी गई थी? सागरमल गोपा जो जैसलमेर के रहने वाले थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जैसलमेर में रहने वाले थे, जैसलमेर में इनका जन्म होता है। इन्होंने क्या था? जो जैसलमेर के राजा थे, जैसलमेर के राजा थे जवाहर सिंह। कौन थे? जैसलमेर के जो राजा थे जवाहर सिंह। जवाहर सिंह के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, जवाहर सिंह के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। जवाहर सिंह कौन थे? जवाहर सिंह के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। तो जवाहर सिंह जी ने इन्हें कारावास दे दिया गया था। कारावास दे दिया गया था। कितने वर्ष का कारावास दिया था? 6 वर्ष का कारावास दिया गया था। कितने वर्ष का कारावास दिया था? 6 वर्ष का कारावास दिया था। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई है। सागरमल गोपा के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई है। कौन सी? आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने पुस्तकें लिखी गई है। आजादी के दीवाने पुस्तकों के नाम क्या हो जाएंगे? आजादी के दीवाने। एक पुस्तक हो जाएगी जैसलमेर से गुंडाराज पुस्तकें, जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तकें क्या हो जाएगी? जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तकें हो जाएगी, जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तकें हो जाएगी, है ना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या है? प्रश्न नंबर 10, निमुचना किसान आंदोलन। कौन सा? निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना में किस रियासत में हुआ था? जो निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना में किस वर्ष हुआ था? किस रियासत में हुआ था दोस्तों? किस वर्ष में हुआ था? किस रियासत में हुआ था? जयपुर, मेवाड़, भरतपुर या अलवर में? किस रियासत में हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा अलवर रियासत में हो जाएगा। जो निमुचना किसान आंदोलन था, निमुचना किसान आंदोलन अलवर रियासत में हुआ था। कौन सी रियासत में हुआ था? अलवर रियासत में हुआ था। शासक पूछे किसके शासक में हुआ था? ये हुआ था महाराज जयसिंह के शासन काल में हुआ था। महाराज जयसिंह के शासन काल में हुआ था। जो महाराज जयसिंह थे इन्होंने क्या था? लगान की दरें बढ़ा दी थी। क्या कर दी थी? लगान की दरें बढ़ा दी थी। लगान की दरें क्या कर दी थी? लगान की दरें बढ़ा दी थी। इसलिए यह आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? अगर तारीख पूछ ले, ये तारीख पूछे तो 14 मई 1925 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 को इसका शुरुआत हुई थी। तुलना इस निमोचना किसान आंदोलन की गांधी जी ने किससे तुलना की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना की थी निमोचना किसान आंदोलन की। किसने की थी? गांधी जी ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना की थी। निमोचना किसान आंदोलन जो कहाँ हुआ था? अलवर में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा अलवर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 है कि वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू या एनवी गॉडगिल? किसके द्वारा किया गया था?
दोस्तों किसके द्वारा किया गया था उद्घाटन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों जो व्रत राजस्थान है, व्रत राजस्थान कौन सा चरण था? ये चतुर्थ चरण था। कौन सा चरण था? चतुर्थ चरण था, राइट। ये कौन सा चरण था? चतुर्थ चरण था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जो 30 मार्च है, 30 मार्च को अपन राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो चतुर्थ चरण था, इस चतुर्थ चरण में जो हमारा तीसरा चरण था कौन सा? संयुक्त राजस्थान प्लस JJJB को सम्मिलित कर दिया गया था, प्लस एक ठिकाना लावा ठिकाने को भी सम्मिलित किया गया था चतुर्थ चरण में। यानी चतुर्थ चरण में जो संयुक्त राजस्थान प्लस JJB जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर प्लस लावा ठिकाने को सम्मिलित कर दिया गया था। लावा ठिकाना जो कहां पर था? टोंक में था। लावा ठिकाने को सम्मिलित कर दिया गया था। चौथे चरण यानी चौथे चरण की राजधानी क्या थी? चौथे चरण की राजधानी थी जयपुर राजधानी। क्या थी राजधानी? जयपुर राजधानी थी। राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर राजधानी थी। उद्घाटन क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। राजधानी जयपुर थी। जबकि महाराज प्रमुख किससे बनाया गया था? महाराज प्रमुख बनाया गया था उदयपुर के भोपाल सिंह को। जबकि राज प्रमुख बनाया गया था मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री हो जाएंगे अपने हीरालाल शास्त्री। कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री। तो दोस्तों यहाँ से इतने प्रश्न तो आपको याद रखने ही है संयुक्त व्रत राजस्थान से। जो अपना चतुर्थ चरण है, चौथे चरण से संबंधित इतने प्रश्न तो आपको याद होने ही चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या है? जो जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन सा अभ्यारण्य? जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में स्थित है? जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, बारां, सवाईमाधोपुर या झालावाड़? तो दोस्तों जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित हो जाएगा? कौन से जिले में स्थित हो जाएगा बताओ? तो ये स्थित हो जाएगा अपने कौन से? चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा 3 जिलों से सीमा लगती है। कितने जिलों से सीमा लगती है? 3 जिलों से सीमा लगती है। चित्तौड़गढ़, एक चित्तौड़ हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कोटा, बूंदी और चित्तौड़। कोटा, बूंदी और चित्तौड़ 3 जिलों से इसकी सीमा लगती है। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? यह मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसकी सीमा 3 जिलों से लगती है, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, और मगरमच्छ की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या है? कौन सा शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कौन से शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोटा, पाली, ब्यावर या भीलवाड़ा? कौन से शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोटा, पाली, ब्यावर या भीलवाड़ा? तो किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजस्थान का भीलवाड़ा। प्रश्न नंबर 14 क्या है? राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया था? राजस्थान का जो पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया था? अलवर में, जोधपुर में, अजमेर में या बीकानेर में? किस जिले में किया गया था दोस्तों पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन? तो ये अजमेर जिले में किया गया था। कौन से जिले में किया गया था? अजमेर जिले में किया गया था पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन। जबकि दूसरा मेगा फूड पार्क जो कहां पर है? अपने जोधपुर में कहां पर? मथानिया में। जोधपुर में कहां पर है? मथानिया में। और तीसरा मेगा फूड पार्क जो कहां पर है? बीकानेर के कहां पर? पलाना क्षेत्र में। ये दोनों अभी निर्माणाधीन है, अभी इन पर कार्य चल रहा है। वर्तमान में इन पर क्या चल रहा है? वर्तमान में इन दोनों मेगा फूड पर कार्य चल रहा है। तो आपने ऑप्शन नंबर ए मेगा फूड पार्क जो कहां पर है? अजमेर में है। प्रश्न नंबर 15 क्या है? होलार राजस्थानी लोकगीत किस अवसर पर किया जाता है? जो होलार है, जो राजस्थान का एक लोकगीत है, किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के प्रस्ताव पर, शिशु के जन्म होने पर, गणगौर के उत्सव पर या विवाह के समापन पर? किस अवसर पर किया जाता है? शिशु के जन्म होने पर होलार लोकगीत का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, शिशु के जन्म होने पर। प्रश्न नंबर 16 क्या है? उदयपुर के दर्पण इनानी कौन? उदयपुर की जो दर्पण इनानी ने चीन में पैरा एशियाई गेम्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? जो उदयपुर के रहने वाली दर्पण इनानी ने चीन में हो रही प्रतियोगिता में एशिया गेम्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? शूटिंग में, तीरंदाज में, नौकायन में, शतरंज में? किस में जीता है? तो शतरंज में जीता है। शतरंज में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, उदयपुर की दर्पण इनानी, है ना। सही आंसर हो जाएगा उदयपुर के शतरंज।
प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 क्या है? 37वें नेशनल गेम्स, 37वां नेशनल गेम्स जो कहाँ आयोजित हो रहा है? गोवा में। तीरंदाज में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? 37वें नेशनल गेम्स में तीरंदाज में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? प्रिया गुज्जर ने, कृति स्वामी ने, रजत चौहान ने या मोनिका चौधरी ने? किसने जीता है? कृति स्वामी ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? कृति स्वामी, जिन्होंने रजत स्वर्ण पदक जीता है तीरंदाज में। 37वें नेशनल गेम्स जो कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं? गोवा में आयोजित हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 क्या है? प्रश्न नंबर 18 अपने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है दोस्तों, है ना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसमें से एक कथन गलत है। देखते अपन। इस योजना को 1 मई 2021 से शुरू किया गया था। सही है, बिल्कुल। ये योजना 1 मई 2021 से शुरू की गई थी। प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। यह भी सही है कि प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता था, जो कि 2022 से पहले 10 लाख रुपए था, उससे पहले 5 लाख रुपए था। 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपए था। हाँ सही है, बिल्कुल सही है कि 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपए था, उसके बाद 10 लाख हुआ और अब 25 लाख रुपए हो गया। इस योजना के पात्र परिवार को 1998 पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं। दोस्तों 1998 पैकेज नहीं है, कितने पैकेज है? 1798 पैकेज उपलब्ध कराए गए। कितने पैकेज उपलब्ध कराए गए? 1798 पैकेज उपलब्ध कराए गए। तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे? बाकी तीनों सही ऑप्शन हो जाएंगे ना। तो क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2021 को हुई थी। दोस्तों सुनना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1 मई 2021 को शुरुआत हुई थी। कितने लाख रुपए का इलाज होता है? 25 लाख रुपए तक का कैशलेस सुविधा दी जाती है इलाज के लिए। प्रीमियम की राशि कितनी? 850 रुपए प्रीमियम की राशि है। और पैकेज कितने पैकेज को सम्मिलित किया गया? 1798 पैकेज को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 क्या है? प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उन परिवारों के लिए जो निःशुल्क श्रेणी में परिगणित नहीं है, मतलब निःशुल्क श्रेणी में नहीं आते हैं, उनकी प्रीमियम की राशि रखी गई है। कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनके लिए प्रीमियम की राशि क्या रखी गई है? 1050 रुपए प्रति परिवार, 850 रुपए प्रति परिवार, 750 रुपए प्रति परिवार या 1150 रुपए प्रति परिवार। कितने रुपए रखी गई है? 850 रुपए प्रति परिवार रखी गई है। 850 रुपए प्रति परिवार। निःशुल्क श्रेणी में कौन दोस्तों? निःशुल्क श्रेणी में कौन आते हैं? निःशुल्क श्रेणी में किसान लोग आते हैं, जो लघु और सीमांत किसान लोग हैं। लघु और सीमांत किसान के लोग हैं। लघु प्लस सीमांत किसान लोग आते हैं। इसमें आते हैं संविदा कर्मी आते हैं, संविदा कर्मी आते हैं। दूसरे इसमें एसआई परिवार आते हैं। निःशुल्क में कौन आता है? एसआई परिवार आता है। एसआई परिवार आते हैं। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति आते हैं। और सामाजिक आर्थिक जनसंख्या 2011 के पात्र परिवार जो इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित है। कौन से? निःशुल्क योजना के अंतर्गत सम्मिलित है। बाकी अन्य लोगों को 850 रुपए का बीमा करवाना पड़ता है। प्रतिवर्ष 850 रुपए का प्रीमियम जमा करवाना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 850 रुपए प्रति परिवार। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 क्या है? कि वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार चिरंजीवी बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो पहले 10 लाख रुपए था, इलाज 10 लाख रुपए तक का इलाज किया जाता था, उस 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए तक कर दिया गया है बजट 2023-24 में? 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए या 50 लाख रुपए? तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा? 25 लाख रुपए। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा कैसा लगा? अगर यह सेशन आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और जो फ्रेंड्स अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े नहीं है तो एक बार दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और विजिट करें, हमारे द्वारा लाए गए वीडियो का एंजॉय करें। थैंक यू दोस्तों।